नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आप सभी को पता होगा कि रीट शिक्षक भर्ती 2022 सेकंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड भर्ती हेतु साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रखी है। ये टेस्ट सीरीज आप अन्य किसी भी टेट एग्जाम के लिए भी उपयोग में ले सकते हो, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, कोई सा भी एग्जाम। यहाँ पर आपको रोजाना 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास के। बिल्कुल एग्जाम लेवल की प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये तीसरा टेस्ट, आज का क्या सॉरी साइकोलॉजी का ये तीसरा टेस्ट है। इसके पहले भी साइकोलॉजी के 2 टेस्ट ले चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साथियों। तो इसके पूरे यहाँ पर 100 टेस्ट लिए जाएंगे, मनोविज्ञान के टोटल 100 टेस्ट लिए जाएंगे साथियों। लगभग यूं मान लीजिए 3000 प्रश्न के तकरीबन आपको मैं साइकोलॉजी के बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, और वो भी समझाते हुए। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, 30 प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 मिनट का वीडियो बनेगा, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? उपयुक्त कथन किसके महत्व को प्रदर्शित करने में सही बोध नहीं करवा रहा है? तो देखो, यह दावा किसका है, यहाँ पर ये लाइन गलत है। यहाँ पर एक कथन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और उसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब इसमें 2 प्रश्न हो गए। पहली चीज तो ये कथन जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जेबी वाटसन के द्वारा। तो ये जो कथन जेबी वाटसन ने कहा था, इसमें ये है कि भाई किसके महत्व को प्रदर्शित करने में सही बोध नहीं करवा रहा है। तो विकल्प है विद्यालय, वातावरण, समाज और वंशानुक्रम। तो कोई भी बालक दो कुछ भी बना सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पर पूरा जो प्रभाव है वो वातावरण का माना जाएगा। मतलब वंशानुक्रम का कुछ भी उसमें योगदान नहीं है। तो मतलब ये वंशानुक्रम का बोध नहीं करवा रहा है, इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न, आपके दूसरा प्रश्न है, किसके अनुसार विकास लंबवत एवं केंद्र से होता है? कुप्पुस्वामी के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार, फ्रैंक के अनुसार और मुनरो के अनुसार। तो विकास लंबवत एवं केंद्र से होता है, ये कथन कुप्पुस्वामी के द्वारा कहा गया है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो आपके तीसरा प्रश्न है, किसने कहा उत्तर बाल्यावस्था में किशोर अवस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण आ जाते हैं? तो देखो, उत्तर बाल्यावस्था में तो किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण आ जाते हैं। उत्तर किशोर अवस्था में, तो ये कथन था साथियों होलिंगबर्थ का है, स्टेनले हॉल का है, किंग का है या सिम्पसन का है? तो उत्तर बाल्यावस्था में किशोर अवस्था के लक्षण और उत्तर किशोर अवस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण आ जाते हैं। ये कथन किंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किंग के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन है साथियों आपके, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सही तरीका है? पहला विकल्प है, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के छात्रों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के छात्रों से उच्च अपेक्षा बनाए रखना चाहिए और विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण कराना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक तरह से यूं कह सकते हैं क्वालिटी वाला प्रश्न। तो प्रश्न को समझिए, उत्तर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा साथियों? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्योंकि जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं, मतलब उनको सीखने में कठिनाई आती है, तो ऐसे बालकों को आप पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों में बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई वो अधिगम निर्योग्य है, मतलब सीखने में उनको कठिनाई आती है, सीख नहीं पाते हैं, तो विविध कौशलों का प्रयोग करें, विविध युक्तियों का प्रयोग करें उनके शिक्षण में, जिसे आप अलग अलग संदर्भ में लागू कर सके जीवन जीने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। चौथा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व है वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग, व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का योग और व्यक्ति के गुणों का योग। तो वैलेंटाइन का क्या मानना था साथियों? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जन्मजात और जो अर्जित प्रवृत्तियां होती है उसके योग को ही व्यक्तित्व कहा जाता है, ऐसा वैलेंटाइन का मानना है।
जन्मजात मतलब जो जन्म से साथ आती है, अर्जित मतलब जो वो वातावरण में रहकर, समाज में रहकर अर्जित करता है। इन प्रवृत्तियों का जो योग है उसको ही व्यक्तित्व कहते हैं, ऐसा वैलेंटाइन का मानना है। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। रेसिरवियर ऑफ लिबिडो किसके लिए प्रयुक्त होता है? इड के लिए, ईगो के लिए, सुपर ईगो के लिए और इनमें से सभी। तो साथियों रेसिरवियर ऑफ लिबिडो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर इड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इड के लिए। इड का मतलब होता है पार्श्विक प्रवृत्ति, जिसमें व्यक्ति हमेशा सुख ही रहना चाहता है, हमेशा सुख की इच्छा रखता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। साथियों विकल्प 1 आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। बुद्धि अखंड इकाई है, एक समय से एक ही काम करती है एक समय में। कथन किस सिद्धांत को द्योतक करता है? विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। तो अखंड इकाई मतलब इसको आप खंडों में तोड़ नहीं सकते, एक समय में एक ही काम करेगी, तो ये एक कारक सिद्धांत है बुद्धि का। कैसा सिद्धांत है बुद्धि का? एक कारक सिद्धांत। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर व्यक्ति कल्पनाओं के माध्यम से मर्सिडीज कार में अपनी प्रेमिका के साथ लोगों से सलामी ले रहा होता है। कथन में समायोजन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त हुई है? तादात्म्यकरण, दिवा स्वप्न, प्रतिगमन और विपरीत रचना। तो भाई ऐसा है, व्यक्ति की इच्छा है कि यार मैं एक कार लूं और उसमें अपने प्रेमिका को बिठा करके उसको इधर उधर घुमाने ले जाऊं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो कल्पनाओं में कि हाँ मैंने एक मर्सिडीज कार ली है और अपनी प्रेमिका के साथ में इधर उधर घूम रहा हूँ और लोग मुझे सलामी दे रहे हैं। तो साथियों ये एक कल्पनांतरण या दिवा स्वप्न भी आप इसको कह सकते हो, डे ड्रीमिंग भी कहा जाता है या फैंटेसी भी इसको कहा जाता है, जिसमें कोरी कल्पनाओं में व्यक्ति खोया रहता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो चलिए 9वां प्रश्न। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार केंद्रित। तो देखो सृजनशीलता के पोषण है, तो मतलब सृजनशीलता को आपको विकास करना है, सृजनशीलता को बढ़ावा देना है साथियों। तो उसके लिए एक अध्यापक को अपने छात्रों को कैसा रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए। रीट एग्जाम 2016 का ये क्वेश्चन है, वहां पर इस क्वेश्चन को लगभग सभी बच्चों ने तीसरा विकल्प किया था, जो गलत है। राइट आंसर क्या माना गया था? प्रथम विकल्प। क्योंकि कार्य केंद्रित में सृजनशीलता बढ़ेगी, लक्ष्य केंद्रित में तो साथियों सिर्फ वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही कार्य करेगा, फिर अलग अलग कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर ओनली कार्य केंद्रित वाला जो प्रथम विकल्प है यही सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वाध्ययन के अवसर प्रदान करना और सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो जो बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं उनके लिए, मतलब एक तरह से कमजोर बालक है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा साथियों? उनको वो जो कार्य करते हैं उसको मूर्त रूप से आप समझो। मूर्त रूप से मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि क्रिया के माध्यम से। तो क्रिया के माध्यम से समझाओगे तो बिल्कुल एक तरह से करके सीखना भी आप उसको कह सकते हो, वो अच्छी तरह से उस चीज को सीख जाएंगे। यदि स्वाध्ययन वो खुद नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे बालक है? मानसिक रूप से पिछड़े हुए, इसलिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना ही सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। 10वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपका सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां प्रश्न। आरटी 2009 का सबसे विस्तृत अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। तो आरटी 2009 का नाम सभी ने सुन रखा होगा। आरटी 2009 में जो अध्याय है उसमें सबसे विस्तृत अध्याय यहाँ पर अध्याय 4 है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है, यह शिक्षकों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है, समस्या का व्यवहारिक हल खोजा जाता है, नवीन सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर ने किया था। तो देखो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यहाँ पर आपके सामने 4 कथन है, इनमें से एक कथन तो असत्य है और 3 कथन सत्य है। आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। तो साथियों राइट आंसर है नवीन सिद्धांत स्थापित किया जाता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य कथन है। कैसा कथन है ये? असत्य। बाकी दूसरा, प्रथम और जो चौथा विकल्प है ये सत्य कथन है। और आपको क्या देखना था? असत्य कथन, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही आंसर रहेगा 12वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13।
हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ योजना का दूसरा पद है तैयारी, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सामान्यकरण। तो जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ योजना का जो प्रथम पद है वो तो है साथियों प्रस्तावना, और इसका जो दूसरा पद है वो है प्रस्तुतिकरण। तो मतलब तीसरा वाला विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो ज्यादा टाइम मैंने कहा था 20 से 22 मिनट में ये वीडियो लगभग आपके पूरा हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 14 है वाइगोत्स्की के अनुसार जब हम वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, पाड़ या ढांचा और अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो देखो वाइगोत्स्की का नाम सभी ने सुन रखा होगा। वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय बताया है साथियों, जिसको इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो छोटा बच्चा या फिर जो एक छोटे बच्चे द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसको उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो जब वयस्क या उससे बड़ा व्यक्ति उसकी सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है, तो उसके निष्पादन में, उसके परफॉर्मेंस में सहयोग जब किया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में अच्छा विस्तार होता है, वो परफॉर्मेंस अच्छा देता है। तो इसको वाइगोत्स्की ने पहाड़ या ढांचा कहा है साथियों। जैसे एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो एक बड़ा व्यक्ति जो उसकी हेल्प करता है, तो जो हेल्प है मतलब एक तरह से कुछ सिखाने के लिए बच्चों की जो बड़ों द्वारा हेल्प की जाती है वो स्केप फोल्डिंग पहाड़ या ढांचा कहलाता है। थर्ड विकल्प 14 में सही है। क्यों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं से हर बार एक ना एक प्रश्न बनता है। पिछली बार तो बहुत इजी लेवल से प्रश्न बन गया था यहाँ से। तो जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना है साथियों, ये जीन पियाजे ने बताया है कि ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं साथियों, इस अवस्था में विकसित होता है जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, मुख्य धारा से जोड़ना कहा जाता है या विभेदीकरण कहा जाता है? तो 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिएगा, जिस प्रक्रिया में बच्चे आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं जो समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो सदस्य बना रही है वो भी जिम्मेदार और क्रियाशील, तो साथियों उसको सामाजिकरण के नाम से जाना जाएगा। विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखिएगा, देखो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन पूछा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो भैया व्यक्तित्व विकास में या मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका होती है, अतः तीसरा विकल्प सही है। आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो थर्ड विकल्प 17वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें क्या होता है साथियों, छात्र के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ज्ञान को अर्जित करके सीखता है, करके सीखता है। तो विकल्प 1 आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न, आपके 19वां क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखिए 19वें क्वेश्चन को, ये देखिएगा, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये सभी चीजें किसके सूचक है?
एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, और इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो देखो, पढ़ने के प्रति चिंता का होना, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है, निम्न स्तरीय शब्दावली होती है, पढ़े हुए पाठ को समझने में, याद करने में कठिनाई आती है, तो ये सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं है साथियों, ना ही ये स्वलीन विद्यार्थी है, बल्कि ये अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी होते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे। तो 20वां प्रश्न देखिएगा, ये देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला देखिएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों की संख्या को बढ़ावा देना। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना या उसका प्रयोग करना। और विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो भैया सार्थक अधिगम की बात करें तो परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, पुरस्कार ज्यादा दोगे या व्याख्यान विधि से समझाओगे ये बेटर नहीं है। इनमें से सबसे बेटर क्या है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है, क्योंकि ये तीनों से बेस्ट विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद रखना। तो दंड तो होगा नहीं, यंत्रवत याद रखना भी नहीं, दूसरा या पहला। तो भाई संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना यदि करवानी है तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो भाई संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित तो शेष अवस्था में होता है, या मध्य बाल्यावस्था मतलब लगभग 9-10 वर्ष की बात की जा रही है, या 8-9 वर्ष की बात की जा रही है साथियों। तो ये 8-9 वर्ष में तो क्या होता है, तार्किक और मूर्त रूप से सोचना वो प्रारंभ कर देता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 22 में, क्योंकि अमूर्त रूप से सोच नहीं पाता है, शारीरिक विकास धीमा होता है। तो विकल्प 3 ही आपके 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ध्यान एवं परिचर्चा, संवाद एवं परिचर्चा, और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो, प्रभावशाली अधिगम के लिए अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रयोग करवाना चाहिए, पर्यवेक्षण बच्चों का करना चाहिए, बच्चों से संवाद और परिचर्चा करवानी चाहिए, लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराना मतलब ये रटने वाली चीज है, तो रटने पर बल देना तो गलत है, इसलिए फिर यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। ये प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं मान सकते हो आप इसको। तो चौथा विकल्प 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां प्रश्न, वह अवस्था जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था के बाद में देखो वयस्क अवस्था की बात की जा रही है साथियों। तो वयस्क अवस्था कब आएगी? तो जो बाल्यावस्था की जो समाप्ति होती है उसके बाद में क्या आती है? वयस्क अवस्था आती है साथियों। वयस्क मतलब किशोर। तो विकल्प नंबर आपका 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं कहा जाता है व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्या वार्ता और बाह्य केंद्रित वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको साथियों व्यक्तिगत वार्ता के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चा खुद ही अपने आप से बात करता है। तो अपने आप से बात करता है उसको ही व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। विकल्प 1 25 में सही है। देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। 26वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना,
और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो आकलन जो बच्चों का हम करते हैं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना कि भाई इसके इतने नंबर आए थे इसको इस कक्षा में रखेंगे, ये भी नहीं होता है प्राथमिक उद्देश्य। बल्कि प्राथमिक उद्देश्य होता है संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों के बारे में समझना कि आखिर बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इसलिए दूसरा विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सर्वाधिक सही है? तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विषयक है और बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो भाई बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि के अलग अलग आयाम माने जाते हैं साथियों, और जटिल योग्यताओं का एक इसको समूह माना जाता है। चौथा विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां प्रश्न साथियों, 28वां जो क्वेश्चन है देखिएगा, पठन विफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पाते और एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो भाई न्यूनतम अवधान विकार का मतलब है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह बिल्कुल गलत है, ये तो ये हो सकता है। धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पाते, तो सबसे प्राथमिक लक्षणों में ये माना जाता है जो पठन विफल्य से ग्रस्त बच्चे होते हैं वो धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 28 में सही है। नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 29वां क्वेश्चन, आरटी 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और बच्चों को रोजगार प्रदान करना। तो देखो आरटी 2009 इसमें उल्लेख किया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है जिसमें किसी भी बच्चे में बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा प्रदान करना, तो ये समावेशी शिक्षा होती है साथियों। ये अवधारणा जो है ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। थर्ड विकल्प आपके 29 में सही है। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में बताइए कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं साथियों। अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 30वां क्वेश्चन है, जी व एस कारक सिद्धांत संबंधित है अधिगम से, व्यक्तित्व से, संयोजन से, बुद्धि से। तो जी और एस कारक विशिष्ट और सामान्य तत्व जो है स्पीयरमैन ने बताए थे बुद्धि के सिद्धांत में द्वितत्व के में। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये 30 क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। रेगुलर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का पुनः है।